महाराष्ट्र के यवतमाल की एक घटना पर शायद अगर हम सब में आहत होने की ऊर्जा बची है तो हम ये तस्वीर हम चाहते हैं कि आप देखें। थोड़ी धुंधली है मगर साफ साफ आप देख सकते हैं। ये घटना जो है, इस तस्वीर में एक ही घटना यवतमाल की है कि बाप और बेटा दोनों एक ही पेड़ से लटक कर वहाँ पर उन्होंने जान दे दी। और ये उनके वही आधार कार्ड और वगैरह वगैरह कार्ड है। कांशीराम मुधोलकर और उनके बेटे अनिल कर्ज में डूब गए और 5 एकड़ खेत में लगाई फसल जब डूब गई तो 3 साल तक धोखा खाते रहे। बेटा बीमार रहा और परिवार के पास पैसे नहीं थे। जय जवान जय किसान के नारे पर हम करोड़ों फूंक देते हैं और हमारा किसान 50,000 से लेकर 3 लाख के कर्जे के कारण आत्महत्या कर लेता है। सोचिए वो क्या परिस्थिति रही होगी जब बाप और बेटे ने तय किया होगा कि एक ही पेड़ से लटक कर आत्महत्या करते हैं। क्या बाप ने बेटे को रोका होगा या बेटे ने बाप को रोका होगा या दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए होंगे। प्रसाद नायगांवकर और अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट है। यवतमाल में इस साल अब तक 139 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती है, पर ऐसा क्यों है कि उनके करने के दावे के बाद भी आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं। गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 साल पहले उस्मानाबाद को जीरो सुसाइड डिस्ट्रिक्ट यानी शून्य आत्महत्या जिला बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वहां भी आत्महत्या की संख्या बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने भी ये बात स्वीकार की है और मराठवाड़ा में तो 683 किसानों ने इस बार आत्महत्या की है। गांव-गांव में 730 गांवों में महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। सरपंच को अधिकार दिए हैं कि वो 1 लाख रुपए तक के फंड का, अगर कोई किसान डिस्ट्रेस्ड है, बहुत मजबूरी में है, तो उसे छोटे छोटे कर्ज वो दे सकता है। क्या वाकई टाटा बिरला, अब एक नई योजना आई है अंबानी महिंद्रा, महाराष्ट्र सरकार से मिलकर 2 साल के भीतर राज्य के 1000 गांवों की शक्लो सूरत बदल डालेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है और अपनी योजना का खाका पब्लिक के सामने पेश किया है। प्रसाद काथे की यह रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के 1000 गांवों का चेहरा बदलने की कोशिश में बिग बी के साथ कई बड़े नाम शामिल हुए हैं। उद्योग जगत के सभी बड़े घराने जैसे टाटा बिरला, अंबानी, महिंद्रा महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर राज्य की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में मदद करेंगे। देश का ये बिल्कुल पहला और एकदम अलग इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम होगा कि जिसमें सारा का सारा कॉरपोरेट सेक्टर, सरकार, सारे एनजीओ, सिविल सोसाइटी और गांव ये एक साथ आकर इस प्रकार का परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। 2 साल में राज्य सरकार 1000 गांव में शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार आदि क्षेत्रों का लाभ पहुंचाएगी। इनमें 250 गांव आदिवासी क्षेत्र के होंगे। उद्योग जगत और सरकार योजना के खर्च का आधा आधा हिस्सा उठाएंगे। कंपनियां अपनी क्षमताओं का लाभ योजना में देंगी। Awareness and communication is also an important element. जन जागृति का अहम काम करने के लिए मैं अपना योगदान करूंगा। मेरी आवाज से मैं लोगों तक योजना का मकसद पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं तो मुझे खुशी होगी। तो मैं आपको बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी, और हमारा पूरा आश्वासन देता हूं कि हम पूरा समर्थन करेंगे, ना सिर्फ पैसों के साथ लेकिन जो हमारी काबिलियत है उसके भी साथ। टाटा ट्रस्ट इस मुहिम से जुड़ने में खुशी जाहिर करता है। औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव के आगे हमें ऐसे बदलाव के लिए कोशिश करनी होगी। इससे महाराष्ट्र का चेहरा बदलेगा। राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर तक 100 गांवों में योजना शुरू करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की कोशिश है कि इस पहल के तहत ग्रामीण विकास की तमाम योजनाओं का बेहतर समन्वय हो। उम्मीद है कि ये समन्वय स्थापित हो, वरना ये पूरी कोशिश महज एक इवेंट बनकर रह जाएगी। कैमरामैन सुहास चौधरी के साथ मुंबई से मैं प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ चंडीगढ़ से देवेंद्र शर्मा हैं और फ़ोन पर हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र सरकार के प्रवीण सिंह परदेशी जी। प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों ने स्कीम बनाई है, ये गाँवों को चमकाने की योजना है या किसानों की जो अपनी समस्या है उससे संबंधित कोई योजना है? को विकास के मार्ग से परिवर्तन करने की योजना है। इसमें गाँवों का पूरा कॉम्प्रहेंसिव विकास करने का की योजना है। इसके अंदर कोई एक निकष नहीं रखा गया है। इसके अंदर जो निकष रखे गए हैं वो बहुत मूलभूत निकष है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, जैसे सबसे पहला निकष इसके अंदर रखा गया है कि गांव की जो दारिद्र्य रेखा के नीचे के फैमिलीज हैं
उसकी संख्या 0 तक ले जाई जाए। अब हमने देखा गया कि महाराष्ट्र का जो ये प्रमाण है दारिद्र्य के नीचे का, वो 17.5% है। अपने देश का 21 या 23% तक 22% है, और केरला का जो सबसे अच्छा है वो 7% है। तो सिर्फ 7% लोग नवीन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि गांव में गरीबी को 0 तक ले जाने में ऐसा आप क्या कर रहे थे, सरकार जो नहीं कर सकी, और ये उद्योगपति क्या कर देंगे जिसमें आप गांव में लोगों को गरीबी से नीचे ले जाएंगे? तो इसके अंदर सिर्फ उद्योगपतियों का ये कार्यक्रम नहीं है, ये 50% सरकार और 50% कॉर्पोरेट सेक्टर और सामाजिक संस्था। तो इसके अंदर जैसे हिवरे बाजार की में जो आदर्श काम किया गया है पोपटराव जी पवार, इनसे लेके तो टाटा ट्रस्ट, तो ये 50% बोझ ये उठाएंगे और 50% सरकार ही उठाने वाली है। तो ये सरकार और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संस्था और कॉर्पोरेट सेक्टर, इनकी भागीदारी की योजना है। इसके अंदर जो यूनिक कार्यक्रम है, उसके अंदर जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को सबसे अहम माना गया है। और जो भी सरकार के कार्यक्रम उस गांव में चल रहे हैं, उसमें जो कुछ कमियां हैं और जो कुछ उसके अंदर क्षमता की, पैसों की या कोई मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वो इस कार्यक्रम से भरने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए हमने पानी, जो सबसे बड़ा प्रश्न है महाराष्ट्र के गरीब गांवों में, तो पानी को कायम तरीके से दुष्काल मुक्त करना या ड्रॉट फ्री करना गांवों को, उसके लिए सरकार की योजना जलयुक्त शिवार है। जलयुक्त शिवार में जो कुछ पैसा मिल रहा है, जो कुछ मनुष्य बल मिल रहा है, उससे इस कार्यक्रम से IIT मुंबई, उसके साथ साथ अपने टाटा ट्रस्ट, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रिलायंस फाउंडेशन है, ICICI बैंक के फाउंडेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSR इनिशिएटिव, इन सबको एक साथ जुड़ा के गांव में जो कुछ पानी पड़ता है, उस पानी के छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के ग्राम सभा के अनुसार, माहिती के अनुसार देवेंद्र जी करना, ये ठीक है जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक सुनने में जैसे हिवड़े बाजार के पोपट पवार साहब भी हैं, IIT बॉम्बे को भी शामिल किया है, तो अलग अलग लोगों की क्षमता वाले समूहों को इन्होंने जुटाया है 1000 गाँवों के लिए। क्या कागज पर ही ये योजना आपको विश्वसनीय और अच्छी लगती है? देखिए, हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अगर उनकी इंटेंशन है कुछ करने का, तो लेट अस वेट एंड सी कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं रवीश जी। इसी संदर्भ में देखें अगर हम, तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म स्टार दीपिका पादुकोणे को कहा था कि आप मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके कम से कम साइको जो केसेस हैं, उनको लगता है जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उसको एड्रेस किया जाए। मैं उनको, दीपिका जी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो, उनको तो खैर ये अच्छा लगा कि वो एम्बेसडर बन सकती हैं इस बात की। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम जिस तरीके से नैरो आउटलुक है सरकारों का कि इस इश्यू को एड्रेस करने का, वो उसको दर्शाता है। और जब हम फिल्म स्टार्स और उद्योगपति हैं, इनको जब बनाने की बात करते हैं, तो जब तक हम बेसिक मूल जो उसका एक पॉलिसी के करके जो उसका कारण है, उस पर एड्रेस नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये जितने एफर्ट हों, जेन्युइन भी हो, अगर इसमें अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि मैं उनकी आवाज में वाकई ही इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो साथ दें तो अब बदल सकता है माहौल जो है, कम से कम पॉलिसी नीति निर्धारकों का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम गांव के लेवल पर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, प्रॉब्लम जो है वो देश की नीतियों में है। मैं उदाहरण दूंगा आपको छोटा सा कि कपास के जो किसान हैं महाराष्ट्र में, हम जानते हैं कि कपास के किसान आत्महत्या ज्यादा करते हैं। 70% जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो कपास के किसान कर रहे हैं। कपास में आपको हैरानगी होगी, 1990 की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की। वो ये कहती है कि हमने पिछले 20 सालों में डेलिबरेटली किसानों को 20% दाम कम दिए ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव रह सके, और उसके बाद भी वही नीति चलती आ रही है। हम उसको, किसानों को डेलिबरेटली हम दाम कम दे रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव रहे। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली किसानों ने ही सब्सिडाइज किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। लेकिन क्या कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके सपोर्ट में कभी आई है आज तक कि उसको इकोनॉमिक जो उसकी स्ट्रेंथ को गेन करना चाहिए वो कैसे किया जाए? दिक्कत यह है कि एग्रीकल्चर को हमने सिर्फ 2 रोल दिए हैं। एक तो उसको रॉ मटेरियल चुना है इंडस्ट्री का,
तो जो भी इंडस्ट्री इसमें आती है उनका इंटरेस्ट यही है कि सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल हमें कैसे मिले, ये हम एग्रीकल्चर की धारणा हम लेके चले हैं कि इसका ये रोल है। और सबसे बड़ी जो बात है, दूसरा तो ऑफकोर्स लैंड बैंक है। हम जानते हैं कि लैंड के ऊपर आज कितना वो संघर्ष हो रहा है सारे देश में, लेकिन ये दो जो इशू है इससे हम निकालना नहीं चाहते। और ये कोई नई बात नहीं है, तो कम से कम 53 कमेटियां बन चुकी हैं आज तक, जो इस पे सुसाइड्स के ऊपर अलग अलग जगह पे सब लोगों ने उसमें एफर्ट किए हैं। महाराष्ट्र के अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पहले कहा था कि अब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम कैसे सुसाइड्स को एड्रेस करें। तो करने का ये नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच में इतनी कमी है क्योंकि हम नीतियों पे नहीं एड्रेस करना चाहते। नीतियों में फोकस जो हमारा है वो सिर्फ इंडस्ट्री पे है, एग्रीकल्चर पे नहीं है। जी, महाराष्ट्र सरकार ने कम से कम एक जिला बनाया, एक छोटा सा टारगेट लिया कि एक जिले को हम सुसाइड फ्री कर देंगे और 750 गांवों को, सरपंचों को ये राइट दिया। तो किया, मतलब जो अपने दिमाग से हो सकता था सोच के एक तरीका निकाला। पर क्या सूखे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं या आत्महत्या की वजह सूखा नहीं है, पानी नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, कहीं और है, हम उसे वहां तक नहीं जाना चाहते हैं? या पानी सूखा से समस्या का समाधान कर लें, अच्छी सड़क बना लें तो हम आत्महत्या की कोशिशों को रोक सकते हैं? इसमें मैं प्रवीण परदेशी से बोलना चाह रहा हूँ। जो फैसिलिटीज गांव में आनी चाहिए वो तो अलग, आप बोल लीजिए देवेंद्र जी, फिर मैं रोल प्रवीण है। जी से ले लेकिन लूं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आपने जीरो सुसाइड्स की बात की। महाराष्ट्र में जीरो सुसाइड्स के लिए एक जिले को चुना गया और वो आप ही ने बताया कि वे उसमें सुसाइड बढ़ गई। लेकिन इसमें ये एफर्ट है कहां कम पड़ रहा है। अगर आप आंध्र प्रदेश में देखें तो 36 लाख एकड़ एरिया में कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता और उस एरिया में आपको हैरानगी होगी एक भी सुसाइड नहीं हुई है पिछले 10-12 साल से। तो उसमें सारा टोटलिटी में होलिस्टिकली एग्रीकल्चर को चेंज जब तक नहीं करेंगे तो हम सुसाइड के इश्यू को एड्रेस नहीं कर सकते, ये समझने की जरूरत है। तो अगर महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश से सीखा होता तो शायद इनकी भी सुसाइड्स पे कोई हम रोक लगा पाते। आपको हैरानगी होगी कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है, खम्मम में एक ऐसा गांव है जिसमें सारे गांव ने अपनी जमीन गिरवी रखी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद किया है उसके होने से ही 3 साल के अंदर उन्होंने सारे का सारा जमीन रिकवर कर लिया है। और ऐसे 5-6 गांव में ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ हिंदुस्तान में कि किसानों ने अपनी ही जमीन रिकवर कर ली हो सिर्फ पेस्टिसाइड का उपयोग बंद करने से। तो सोच कहीं हमारी जो इन चीजों पे क्यों नहीं जाती है जिससे हम ऐसे इशू को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीके से हम एड्रेस कर पाए। प्रवीण जी, जो देवेंद्र जी ने कहा उस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने हिवड़े बाजार का उदाहरण दिया कि पोपट पवार साहब हैं, वो एक शानदार उदाहरण है। ऐसा उदाहरण या क्षमता, स्किल तो किसी कॉर्पोरेट के CSR के पास भी नहीं है। तो उन्हीं के मॉडल को पूरे महाराष्ट्र में आप क्यों नहीं लागू कर देते? तो बिल्कुल, पोपटराव पवार जी भी हमारे इस कार्यक्रम से पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। कपास की बात की गई तो कपास का प्रश्न महाराष्ट्र में ऐसा है कि हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी 326 है, जबकि अपने पंजाब में 693 है। तो इसको 693 तक ले जाने की परियोजना बनाई गई है। जो हमारा जिला जिसमें सुसाइड सबसे ज्यादा होते थे वो यवतमाल जिला है, वहां पर इस वर्ष सूखा होने के बावजूद 50% से कमी किया गया है। तो इसके अंदर हमारी परियोजना क्या है कि हर एक गांव को अपना सार्वभौम समझ के वहाँ के ग्राम सभा ने जो जो योजना बताई गई, चाहे वो पानी रुकाकर वहाँ जलयुक्त शिवार के माध्यम से जल संधारण के कार्यक्रम लिए जाए, या महाराष्ट्र शासन ने अपना नियम और लॉ बदल के डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू की गई है। अब यवतमाल का ही उदाहरण है कि यहाँ सुसाइड कैसे कम हुए गए। तो अभी तक जो भी मार्केटिंग होती थी वो मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के थ्रू होती थी और उसमें कुछ सिर्फ जो ट्रेडर्स और मिडिलमैन होते थे उनके माध्यम से होती थी। तो महाराष्ट्र शासन ने ये कायदा बदल दिया है और APMC के थ्रू अगर करना हो तब भी फार्मर्स को वो छूट है, या डायरेक्ट मार्केटिंग। तो यवतमाल के जिलाधिकारी कार्यालय में कलेक्टर ऑफिस के अंदर हर रविवार को मार्केट बनता है और जहां सोयाबीन हो, सब्जी हो, वो फार्मर्स डायरेक्टली लोगों तक बेच सकते हैं। इससे उनको जो कीमत मिल रही है उसमें 10 से 20% तक बढ़ती हो गई है। और इसके साथ हम लोग अभी कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, और ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को डायरेक्ट स्टोरेज और मार्केटिंग, ये सब पूरे के पूरे प्रावधान किए गए हैं। देवेंद्र जी, जो प्रवीण जी बता रहे हैं, मतलब एक लिस्ट है इनके पास कम से कम बताने के लिए कि ये भी हमने खबर पड़ी थी कि महाराष्ट्र ने अपने मार्केटिंग पॉलिसी को बदला है ना? बदला है। मैं वही जानना चाहता हूं कि जो लोग करना चाह रहे हैं, जो कर भी रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर।
वो इसलिए नहीं आ रहा रवीश जी क्योंकि ये या तो जानते नहीं है या डेलिबरेटली ये ऐसा काम करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हमारे साथी ने बात की है, मिनिमम एपीएमसी की बात की है, बिचौलियों की बात हुई है, कोई शक नहीं है इसमें कि बहुत से प्रॉब्लम है मार्केट्स में। लेकिन आप ये देखिए देश में सिर्फ 6% किसान जो हैं वो एपीएमसी के माध्यम से एमएसपी का उनको रास्ता मिलता है, एमएसपी का बेनिफिट मिलता है। 94% फार्मर्स तो वैसे ही मार्केट पे डिपेंडेंट है। मैं ये जानना चाहता हूं साहब से कि जो 94% फार्मर्स हैं वो क्यों, जो डायरेक्ट बेच सकते हैं, जो एपीएमसी के माध्यम से नहीं जाते हैं, वो क्यों नहीं आज तक बेनिफिट गेन कर पाए? इसका मतलब साफ है कि सरकार को पता ही नहीं है वो क्या कर रही है। ये अंधकार में सरकार है। प्रॉब्लम यह है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सरकारों के, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उन्होंने कभी गांव देखा ही नहीं होता और पॉलिसीज वहां से बनाई जाती हैं जिनको कोई पता ही नहीं है। वो सिवाय कैम्ब्रिज में जाते हैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप के अंदर, वहां ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे, वहां ओरिएंटेशन कर लेंगे, लेकिन अपने गांव में नहीं जाके ये लोग ट्रेनिंग करते। और यही एक कारण है कि जो सोच है वो हमारे को सिर्फ जो वेस्टर्न सोच है वो हम इंपोर्ट करके प्लांट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।